2022 में कोरिया में एक मूवी रिलीज हुई थी, नेक्स्ट सोही, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। पहली नजर में ये एक सामान्य सी कहानी लगती है, लेकिन असल में ये एक असाधारण और झकझोर देने वाली सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट सोही की कहानी है, जिसे एक एक्सटर्नशिप का मौका मिलता है, जो उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन वही एक्सटर्नशिप उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। ये कहानी कोरिया में छात्रों को रोजगार दिलाने की प्रक्रिया और उसमें फैले भ्रष्टाचार को उजागर करती है। मूवी ने 10 से ज्यादा पुरस्कार जीते और 12 नॉमिनेशन मिले। तो मूवी स्ट्राइप के पिटारे से इस कहानी का सफर शुरू करें। कहानी की शुरुआत में हम सोही को एक डांस स्टूडियो में देखते हैं, जहां वो अकेले डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। एक वीडियो देखकर वो बार बार स्टेप सीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन असफल हो जाती। थक कर वो चुपचाप बैठ उस वीडियो को देखती रहती है। डांस क्लास के बाद वो अपनी स्कूल फ्रेंड इनारा से मिली। दोनों साल की पहली बर्फबारी का मजा लेने बाहर जाते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट पहुंचे। इनारा एक ब्लॉगर है और उसने वहीं अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। तभी 2 लड़के आकर उन्हें परेशान करने लगे, लेकिन सोही बिना डरे उनका विरोध करती है। वो शुरू से ही एक बहादुर और आत्मनिर्भर लड़की है। अगले दिन स्कूल में टीचर ने सोही को बताया कि स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को एक बड़ी कंपनी में एक्सटर्नशिप के लिए भेजा जा रहा है। कंपनी का नाम है S+ कोरिया टेलीकॉम की सब्सिडायरी सर्विस सेंटर। पर सोही इस नाम को सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि उसने पहले इसका नाम नहीं सुना था। पर बिना ज्यादा सोचे समझे उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है कि किसी भी गलती या गलत निर्णय के लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा, और यहीं से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। इसके बाद सोही की मुलाकात पुराने स्कूल फ्रेंड जीवोन से हुई। वो दोनों पहले साथ डांस प्रैक्टिस किया करते थे। सोही ने बताया कि उसकी एक्सटर्नशिप अगले दिन से शुरू हो रही है, इसीलिए वो अब डांस प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी, लेकिन कभी कभी स्टूडियो जरूर आ जाया करेगी। अब अगले दिन सोही का ऑफिस में पहला दिन है। ऑफिस मैनेजर ली उसका और साथ ही 2 और नए इंटर्न्स का स्वागत करता है। बाकी दोनों इंटर्न्स दूसरे स्कूल से आए हैं। मैनेजर ली उन्हें जून से मिलवाया, जो टीम की बेस्ट परफॉर्मर है। मैनेजर ने जून से सोही को गाइड करने और सभी काम सिखाने को कहा। अब जून ने सोही को उसका डेस्क दिखाया और फिर समझाने लगी कि कस्टमर से कैसे बात करनी है और उनकी समस्याएं कैसे हल करनी है। सोही देखती है कि जून कितनी खूबसूरती और समझदारी से कस्टमर को हैंडल कर रही है। अब पहले दिन ही सोही बहुत नर्वस हो जाती है। तभी मैनेजर ली आकर उसे समझाता है कि ये सब कुछ माइंड कंट्रोल पर निर्भर करता है। पहले ग्राहक की बात ध्यान से सुनो, फिर शांत होकर जवाब दो। कुछ दिनों तक जून को ऑब्जर्व करने से ही तुम बहुत कुछ सीख जाओगी। अब कंपनी में हर हफ्ते के परफॉर्मेंस को रैंकिंग में दिखाया जाता है। इस बार डायरेक्टर ने बताया कि कंपनी 4थे स्थान पर गिर गई है और खास तौर पर 3 नए इंटर्न्स ग्रुप का जिक्र करते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि अगला हफ्ता अच्छा नहीं गया तो कंपनी सख्त कदम उठाएगी। इधर धीरे धीरे मैनेजर ली सोही को और तकनीकें सिखाता है। कस्टमर का कॉल आया, वो अपनी सर्विस कैंसिल करना चाहता है। मैनेजर ली बोला, अगर कोई सर्विस कैंसिल करना चाहे तो उसे ऑफर देकर सर्विस रोकने की कोशिश करो। लेकिन इससे ग्राहक और गुस्सा हो गया और गाली गलौज पर उतर आया। सोही बहुत डर गई। उसने माफी भी मांगी, लेकिन ग्राहक उसे और गंदी गालियां देने लगा। अब मैनेजर ली खुद ग्राहक से बात कर सिचुएशन को संभाल लिया। पहले ही दिन सोही की ग्राहक सेवा का अनुभव निराशाजनक रहा। इसी तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सोही के स्कूल टीचर ऑफिस एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आते हैं। सोही बोली, उसका पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तब टीचर ने बताया कि यह एक्सटर्नशिप एग्रीमेंट है। अब सोही साइन के बाद टीचर से कहती है, इस सर्विस सेंटर में काम करना बहुत मुश्किल है। टीचर ने उसे समझाया कि यही असली दुनिया है। हमारे स्कूल के बच्चे लगातार कंपनियां छोड़ रहे हैं, जिससे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है। लेकिन मेरा तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक्सटर्नशिप छोड़कर नहीं आओगी। इतना कहकर टीचर वहाँ से चला गया। अब जब सैलरी का दिन आया तो सोही ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में कहे गए सैलरी से उसे काफी कम सैलरी दी जा रही है। जब उसने मैनेजर ली से सवाल किया तो वो कहते हैं, ये परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। अब अपने ऑफिस के इस वर्क सिस्टम से थककर सोही अपने दोस्त इनारा से मिलने जाती है। वहाँ डोंगो नाम का एक और स्कूल फ्रेंड आता है, जिसने बताया कि उसे अपनी फैक्ट्री में 1 महीने काम करने के बाद सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिली है। फिर उसने सोही से पूछा कि उसका ऑफिस कैसा चल रहा है। सोही बोली, कुछ खास नहीं, लेकिन अगर मैंने कंपनी छोड़ दी तो टीचर तो मुझे मार ही डालेंगे। अब अगले दिन ऑफिस में एक कस्टमर जून के साथ बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा होता है। जून भी उसे गुस्से में बात करने लगी। तभी मैनेजर ली सिचुएशन हैंडल करने खुद बात करता है, लेकिन कस्टमर उससे भी बदतमीजी करता है और तब गुस्से में आपाक होकर
मैनेजर ली उसे झगड़ने लगा। आखिर में कस्टमर ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी, जिसके बाद डायरेक्टर जून पर चिल्लाने उसे डांटने लगा। उसकी वजह से कंपनी के रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ रहा है, यहाँ तक कि उसने जून को नौकरी से भी निकाल दिया। इन सभी घटनाओं का सोही पर बुरा असर होता है। ऑफिस के बाद वो जीवॉन के कारखाने जाती है उससे मिलने। उसे मैसेज करके बाहर आने को कहा, लेकिन जीवॉन ने जवाब दिया कि वो अभी काम में व्यस्त है। तभी सोही ने देखा कि जीवॉन को उसके कलीग्स बुली कर रहे हैं। उसके बाल भी बहुत छोटे छोटे कटे हुए हैं, जिससे ये साफ समझ आता है कि उसके साथ रैगिंग हो रही है। सोही समझ जाती है कि वो भी अपने काम की जगह में ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपने ऑफिस की परेशानियों की कोई बात नहीं करती और सीधे घर चली आई। एक दिन ऑफिस में जब सोही कस्टमर से बात कर रही होती है तो मैनेजर ली ने देखा कि वो अभी भी कस्टमर को मना नहीं पा रही। इसीलिए ली ने उसे कहा, अपने काम पर और ज्यादा ध्यान दो, नहीं तो यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाओगी। सोही का मन और उदास हो गया। तभी एक और कलीग ने कहा, जून के जाने से मैनेजर का मूड खराब है, इसीलिए शायद उन्होंने रूड होकर बात की। अब रात में ऑफिस का काम खत्म होने के बाद एक कस्टमर का कॉल सोही के पास आया, जो कि उससे बुरी तरीके से बात करता है और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है, एक तरह से कहे सेक्सुअल हैरेसमेंट। सोही पहले तो शांति से बात करती है, लेकिन एक समय में कस्टमर की बदतमीजी और गंदी जुबान बढ़ने लगी। आखिर में सोही ने गुस्से में उसे बात सुना दिया। जब मैनेजर ली भी कस्टमर से बात करने आया तो कस्टमर ने उसे भी सुना दिया। अब सोही माफी मांगती है, लेकिन मैनेजर ली ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो तुम्हें हैरेस कर रहा था। इधर दूसरी तरफ इनारा जन्मदिन पर केक लेकर सोही का इंतजार कर रही थी, लेकिन खराब मूड होने की वजह से वो उसे मिलने नहीं जाती और सीधे अपने डांस स्टूडियो पहुंचकर सोही अपने दोस्तों से मिलती है। सभी उसे बहुत दिनों बाद देखकर खुश हो गए। उसे साथ में डांस करने के लिए भी बुलाया, लेकिन वो चुपचाप बैठे बस अपने दोस्तों को डांस करते हुए देखती है। कुछ देर के लिए मानो वो अपने सारे दुख और तनाव भूल गई हो। वापसी के रास्ते में सोही ने देखा कि फिर से बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस बार उसे उसमें कोई खुशी महसूस नहीं हो रही। उसका दिल भारी रहता है, जैसे अंदर की सारी खुशी मुरझा गई हो। अब अगले दिन ऑफिस पहुंचने पर सोही ने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मैनेजर ली ने अपनी कार में आत्महत्या कर ली है। पुलिस रिपोर्ट बताती है कि ली ने डायरेक्टर को कई मेल भेजे थे, मगर डायरेक्टर ने बार बार उन्हें नजरअंदाज किया। आखिर इसका असली कारण क्या था? लेकिन डायरेक्टर ली के इस मुद्दे में कोई रुचि ही नहीं दिखाते, वो इस पर बात ही नहीं करते। अब कंपनी में नई मैनेजर का आना हुआ और आते ही उसने सभी को काम पर वापस लौटने को कहा, मगर सोही इस घटना से एक गहरे सदमे में है। इतना ही नहीं, ऑफिस का कोई भी मैनेजर ली के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, मगर सोही वहाँ आती है, जहाँ उसने देखा कि ली का एक छोटा बेटा भी है। जब ली की पत्नी को बातचीत से पता चला कि सोही उसके पति की कंपनी में ही काम करती है, ये सुनकर वो एकदम से टूट गई, क्योंकि कंपनी से कोई एक भी इस फ्यूनरल में नहीं आया। सोही उन्हें दिलासा देते हुए कहती है कि मैनेजर ली हमेशा सभी का ख्याल रखते थे। अब अगले दिन ऑफिस में सभी को एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहा गया, जिसमें लिखा है कि कोई भी एम्प्लॉय मैनेजर ली की मौत के बारे में किसी से बात नहीं करेगा, और ये भी कि मैनेजर ली ने अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आत्महत्या की है। सभी ने उस पर साइन कर दिया सिवाय सोही के। वो कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रख लेती है। अब इस बीच नए मैनेजर ने बताया कि इस हफ्ते उनका ऑफिस 5वें नंबर पर आया है, इसीलिए वो सबको अपने काम पर फोकस करने को कहती है और सोही को ताना मारते हुए बोली कि वो इस कंपनी की सबसे खराब एम्प्लॉय है। नई मैनेजर ने सोही से कहा, मुझे नहीं पता कि मैनेजर ली ने तुम्हें इस टीम में रख कैसे लिया। ये सुनकर सोही और परेशान रहने लगी और फिर उसे पता चलता है कि उसकी सैलरी पहले से और कम हो गई है। इधर अब सोही अपने दोस्त से कहती है, मैंने जीवॉन को देखा है, उसने अपने बाल काट लिए हैं और उसके कलीग्स उसे पीट रहे थे। इनारा बोली, शायद वो जीवॉन से जलते हैं, उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मगर सोही बोली, ये इतना आसान नहीं है। वो जानती है कि एक कंपनी छोड़ना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा होता है। कुछ दिन बाद नई मैनेजर सोही से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहती है, जिसे वो साइन नहीं करना चाहती थी, मगर दबाव में आकर वो साइन कर देती है। ब्रेक के दौरान एक कलीग ने पूछा, तुम इतना ओवरटाइम क्यों कर रही हो? वो जानबूझकर तुम्हें ज्यादा काम दे रहे हैं। जिस पर सोही बोली, मैनेजर ने कहा है कि मुझे इंसेंटिव मिलेगा। इसके बाद वो फिर से काम पर लौट गई। एक कस्टमर का कॉल आता है जो अपनी सर्विस कैंसिल कराना चाहता है, क्योंकि उसके बेटे की मौत हो चुकी है और अब उसे सर्विस की जरूरत नहीं। सोही उसे एक और सर्विस का ऑफर देती है,
मगर कस्टमर फोन पर ही रोने लगा। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। अब इसके बाद मैनेजर ने कंपनी के पहले नंबर आने पर सभी को डिनर पे ले जाने की बात कही, लेकिन सोही फिर से अपनी सैलरी देखकर पूछती है कि उसे इतना कम सैलरी क्यों दिया जा रहा है, जबकि ओवरटाइम भी कर रही हूँ और टफ कॉल्स भी हैंडल करती हूँ। मैनेजर बोली, तुम एक्सटर्न हो, तुम्हें फुल टाइम काम करना होगा तभी सैलरी मिलेगी। फिर सोही ने कहा, कम से कम ओवरटाइम का इंसेंटिव तो मिलना चाहिए। मैनेजर ने जवाब दिया, इंसेंटिव महीने के अंत में आता है और उसमें 1-2 महीने लग सकते हैं। ये कंपनी का इंश्योरेंस है ताकि तुम इंसेंटिव लेकर अचानक नौकरी ना छोड़ दो, इसलिए कंपनी छोड़ना भुलाकर अपने काम पर ध्यान दो। दिन पर दिन सोही अपनी कंपनी से चिढ़ने लगती है। अगले दिन ऑफिस में एक और कस्टमर अपनी सर्विस रद्द कराना चाहता है। दरअसल जब कोई कस्टमर सेवा बंद कराना चाहता है तो कंपनी उन्हें नए नए ऑफर्स देकर रोकने की कोशिश करती है, और फिर भी अगर वो मना करे तो उसे जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ताकि वो थक कर खुद ही सेवा बंद ना करे। लेकिन इस कस्टमर के चार्ज जमा करते ही वो सेवा रद्द कर देती है। मैनेजर ने तुरंत आकर पूछा, तुमने सेवा क्यों रद्द की? इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है। जवाब में सोही बोली, ये ग्राहक का अधिकार है, अगर उसे सुविधा पसंद नहीं तो वो रद्द कर सकता है। अब मैनेजर ने गुस्से में कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही बाकी टीम को नुकसान हो रहा है, अच्छा नहीं लगता तो कंपनी छोड़ दो। तब सोही भी गुस्से में बोल पड़ी, आप हमें नौकरों की तरह काम करवाते हो, नौकरों की तरह व्यवहार करते हो, ऊपर से सैलरी से इंसेंटिव काट रहे हो, क्या आपको शर्म नहीं आती? मैनेजर ने ताना मारते हुए कहा, तुम जैसे गरीब बच्चों को बस पैसे चाहिए। अब गुस्से में सोही ने मैनेजर पर हाथ उठा दिया। नतीजा, कंपनी उसे 3 दिन की बिना वेतन छुट्टी पर भेज देती है। उसके माँ बाबा भी इधर सोचने लगे कि कंपनी ने उसे यूं ही छुट्टी दी है। अब सोही अपने दोस्त के साथ कैरियोके आई है। दोनों साथ में खूब पीते हैं और फिर थककर दोनों बाहर सड़क पर बैठ गए। फिर काफी देर बाद उसकी दोस्त ने देखा कि सोही का हाथ खून से भर गया है। असल में नशे में सोही ने खुद की नस कब काट ली, इनारा को पता ही नहीं चला। सोही कितने मेंटल प्रेशर से गुजर रही होगी। उसे तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल से लौटकर सोही माँ से कहती है, माँ मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मगर उसकी माँ चुप रहती है। अगले दिन सोही अपने स्कूल भी गई टीचर से इस बारे में बात करने, लेकिन टीचर ने उल्टा ही उसे गुस्से में कहा, तुम अपने सीनियर पर हाथ कैसे उठा सकती हो? मैंने खुद जाकर उनसे बात की है और तुम्हें काम पर वापस लेने की रिक्वेस्ट भी की है। तुम्हारी वजह से स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी, और अगर तुम्हारी वजह से वो भविष्य में हमारे किसी स्टूडेंट्स को एक्सटर्नशिप पर ना ले तो तुम अपने साथ साथ बाकियों का भी भविष्य बर्बाद कर रही हो। एक्सटर्नशिप तुम्हारे एजुकेशन का हिस्सा है, तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैं हमेशा समझता था कि तुम थोड़ी गुस्सैल हो, लेकिन अपने काम के प्रति जिम्मेदार हो। अभी भी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। ऑफिस जाकर माफी मांगो और अपने काम पर ध्यान दो। टीचर की बातें सुनकर सोही चुप रह जाती है और बस रोती रहती है। फिर अपने दोस्त इनारा और डोंगो से मिली। इनारा का आज एक जॉब इंटरव्यू था, इसीलिए वो जल्दी चली गई। डोंगो भी अब कहता है कि उसे फैक्ट्री जाना है, मगर डोंगो उसके लिए एक टैक्सी बुक कर देना चाहता है। मगर सोही ने बताया कि उसे मिलने जीवन आने वाला है। डोंगो ने देखा कि इतनी सर्द में भी वो सिर्फ स्लीपर पहने हैं, इसीलिए उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? सोही हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं ठीक हूँ। इतना शांत इंसान किसी अनहोनी के पहले ही होता है। अब डोंगो के जाने के बाद सोहू ने जीवन को कॉल किया, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। इसके बाद सोही एक रेस्टोरेंट गई, 2 बियर ऑर्डर किया और अकेले ही पीने लगी। फिर वो अकेले टहलने निकल जाती है। चलते चलते एक नदी के किनारे आकर पहुंची। कई देर तक वो कुछ सोचती है और तभी अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। अब सोही धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ने लगी। अगले दिन पुलिस को उसकी लाश नदी से बरामद हुई। इन्वेस्टिगेशन की इंचार्ज होती है डिटेक्टिव यू। सोही के माँ बाबा ने लाश की पहचान की और इसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगे। उसके बाबा ने पुलिस से पोस्टमार्टम करने को कहा, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं है कि सोही खुद की जान ले सकती है। अब डिटेक्टिव यू सोही के घर आई, देखते कि क्या उसने कोई सुसाइड नोट छोड़ा था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। अब डिटेक्टिव यू अपनी टीम के साथ सोही के ऑफिस पहुंची। वहां वो देखती है कि पिछले महीने सोही कंपनी में पहले नंबर पर थी, तो फिर उसे 3 दिन की बिना वेतन छुट्टी क्यों दी गई? मैनेजर से पूछा। जवाब में वो बोली, क्योंकि सोही का किसी बात को लेकर उससे झगड़ा हो गया था। इससे यू को कंपनी पर शक होता है। तभी एक एम्प्लॉय ने आकर कहा, हमारे पिछले मैनेजर ने भी आत्महत्या की थी। तभी से सोही का व्यवहार बदल गया। यू ने ली का केस फिर से रीओपन किया और तब वहाँ उन्हें एक सुसाइड नोट मिला।
जहाँ ली एक्सटर्न के ऊपर हो रहे शोषण और मानसिक अत्याचार की बातें लिखी है। डिटेक्टिव यू हैरान है कि ऐसे नोट के बावजूद केस कैसे बंद हो गया। तभी एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि ली की पत्नी ने ही केस बंद करवाया था। अब यू ली की पत्नी से बात करती है। क्या आप जानती थी कि ली के पास से एक सुसाइड नोट मिला था? ली की पत्नी ने कहा, मैं तो पहली बार इसके बारे में सुन रही हूँ। जिस पर डिटेक्टिव यू ने कहा, फिर आपने केस क्यों बंद कराया? दरअसल कंपनी ने धमकी दी थी कि अगर केस खुला तो वो मेरे पति को धोखेबाज और जुआरी बताकर बदनाम कर देंगे। तब यून गंभीर होकर बोली, अगर आपने केस ना रोका होता तो शायद आज सोही जिंदा होती। अब अगले दिन डिटेक्टिव उसी डांस स्टूडियो गई जहाँ सोही प्रैक्टिस करती थी। उसने वहाँ स्टूडेंट से पूछा कि वो सोही के बारे में क्या जानते हैं। सोही सबसे अच्छा डांस किया करती। अच्छा, तो क्या उसने कभी बताया कि वो डांस क्यों सीखना चाहती थी? लेकिन उन्हें भी नहीं पता। शायद उसका के पॉप स्टार बनने का सपना होगा। अब तक डिटेक्टिव सोही के सुसाइड का कारण नहीं ढूंढ पाई है। इसके बाद वो सोही के एक्स कलीग से मिली जो कंपनी छोड़ चुकी है। उसने बताया, मैनेजर ली के मौत के बाद कंपनी ने सभी एम्प्लॉय से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जिसमें लिखा था कि वो मैनेजर ली की मौत के बारे में बात नहीं करेंगे, मगर सोही कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करना चाहती थी। डिटेक्टिव यो ये सब सुनकर हैरान रह गई। फिर आगे उसे ये भी पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद सोही ने पागलपन की हद तक काम किया, फिर भी उसे ठीक से सैलरी नहीं मिल रही थी। कंपनी ने बहुत सारा एक्स्ट्रा काम उसे छीन लिया था जिससे इंसेंटिव नहीं बनता, और जो बनता भी था उसे देने में कंपनी 2 महीने की देरी करती। इसके बाद उसने एक टेक्स्ट भी दिखाया जिसमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि सोही के आत्महत्या के बारे में चुप रहा जाए। डिटेक्टिव यू ने पूछा, इतनी परेशानियों के बाद भी क्यों एक्सटर्न्स नौकरी नहीं छोड़ते? वो बोली, अगर कोई एक्सटर्न अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं करके वापस स्कूल लौटता है तो उसे रेड टैग दिया जाता है। ये टैग सजा की तरह होता है। उनसे टॉयलेट साफ करवाया जाता है जब तक कि कोई नई कंपनी उन्हें हायर ना करे, क्योंकि इससे स्कूल की रेपुटेशन गिरती है और नए स्टूडेंट्स के लिए जॉब की संभावनाएं कम हो जाती है। ये बात सुनकर तो डिटेक्टिव यू स्तब्ध रह गई। अगले दिन सोही के बाबा पुलिस स्टेशन पहुंचे। वो दुखी होकर कहते हैं, मेरी बेटी देर रात तक काम करती थी, फिर भी उसे इतनी कम सैलरी क्यों मिलती थी? डिटेक्टिव ने पूछा, जब उसने अपना हाथ काटा था तब क्या आपने उससे कुछ पूछा नहीं? क्यों पता नहीं लगाया कि वो क्या झेल रही थी? सोही के बाबा दुखी होकर जवाब देते हैं, उसने हमें कुछ नहीं बताया। अगर उसने पहले ही कंपनी की सच्चाई बता दी होती तो मैं उसे स्कूल और कंपनी दोनों छोड़ने को कहता। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी इतनी तकलीफ सहे। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ कंपनी में जांच पड़ताल करने पहुंची। उसने पूछा, सोही हर दिन ओवरटाइम क्यों कर रही थी? फिर भी आप लोगों ने उसका इंसेंटिव क्यों नहीं दिया? कंपनी के लॉयर ने जवाब दिया, इंसेंटिव 2 महीनों के बाद दिया जाता है। फिर डिटेक्टिव यू ने कहा, मैनेजर ली ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि एम्प्लॉय का इंसेंटिव रोकना आपका एक तरह का इंश्योरेंस है। आप लोग इस तरह अपने एम्प्लॉय को धोखा दे रहे हैं। जानबूझकर इंसेंटिव देने में देरी की जाती है ताकि वो बिना इंसेंटिव लिए ही कंपनी छोड़ दे। इसके अलावा आप डबल कॉन्ट्रैक्ट करते हो ताकि उन्हें आसानी से रिप्लेस किया जा सके। अब कंपनी के वकील ने जवाब में कहा, शायद सोही के परिवार में कोई समस्या रही होगी। वो पैसे को लेकर ऑब्सेस्ड थी। व्यक्तिगत समस्याओं के कारण ही सोही ने आत्महत्या की है और अब आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। फिर कंपनी के डायरेक्टर ने भी कहा, असल में हम ही विक्टिम हैं। इन सब ने हमारी कंपनी की रेपुटेशन को खराब कर दिया है। मैं उसके स्कूल के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। यो ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर आप लोगों ने मैनेजर ली के केस को इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया? लेकिन इसका वो कोई जवाब नहीं देते। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में यू के सीनियर चीफ सोही के आत्महत्या केस को अभी तक ना बंद करने के बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये तो बस एक साधारण सुसाइड केस है, इसमें और क्या जांच करनी है? तब यू ने जवाब दिया, कंपनी और स्कूल के बीच कुछ तो गड़बड़ है। इतने में वहाँ डांस क्लास के कुछ स्टूडेंट्स पहुंचे और डिटेक्टिव को एक डांस वीडियो दिखाया जिसमें जीवॉन और सोही साथ में डांस कर रहे हैं। वीडियो देखकर वो भी समझी कि जीवॉन भी बहुत अच्छा डांस करता है, लेकिन नौकरी के लिए उसने अपना सपना छोड़ दिया। अब इसके बाद इस केस के बारे में और जानने के लिए सोही के दोस्त इनारा से बात करने डिटेक्टिव यू गई, पर उसने देखा कि वो नशे में बेहोश पड़ी हुई है। उसे तुरंत अस्पताल ले आई। होश में आने के बाद डिटेक्टिव यू ने पूछा, तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया? इनारा बोली, क्योंकि मैं एक्सटर्न बनकर काम नहीं करना चाहती और स्कूल से मुझ पर दबाव डाला जा रहा था।
एक्सटेंड बनकर काम करने का, वरना मुझे रेड टैग दिया जाता, जिस वजह से मैं स्कूल कंटिन्यू नहीं करना चाहती। यू ने उसे शराब पीने से मना किया और मजबूत रहने को कहा। इसके बाद वो उसके कुछ व्लॉग्स देखती है, जहाँ एक वीडियो में सोही कमेंट पास करे 2 लड़कों से लड़ झगड़ पड़ती है, जिससे यही समझ आता है कि सोही एक लीडर और मजबूत लड़की थी, मगर अचानक से ऐसी लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है। इसी सब सोच के साथ वो स्कूल के टीचर से मिली। टीचर ने बताया कि आत्महत्या के पहले वाले दिन सोही मिलने आई थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगा था कि वो वापस काम पर जाना चाहती है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो एक ऐसा कदम उठाएगी। वो ऐसी कमजोर लड़की तो थी ही नहीं। जिस पर डिटेक्टिव यू बोली, ये आपका कर्तव्य था देखना कि आपके स्टूडेंट्स को सारी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, वो किसी परेशानी में तो नहीं। आपने तो जानबूझकर उसे फिर कंपनी भेजा। वहाँ 670 एम्प्लॉय थे, लेकिन पिछले साल उनमें से 630 ने कंपनी छोड़ दी। टीचर बोला, हमें कंपनी से संबंध बनाए रखने होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स का भविष्य इससे जुड़ा है। डिटेक्टिव कहती है, ये सिर्फ सोही का मामला नहीं है, मैं आपके करंट एक्सटर्न्स की लिस्ट देखना चाहती हूँ। और देखा गया कि करंट स्टूडेंट्स सभी निचले स्तर की फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं। अब प्रिंसिपल ने कहा, अच्छी कंपनियां हमारे स्टूडेंट्स को नहीं लेना चाहती, इसलिए हमें जहाँ से ऑफर आता है वही स्टूडेंट्स को भेजते हैं। तो शायद इसके बदले आप लोग कमीशन भी लेते होंगे, है ना? डिटेक्टिव यू बोली। पर प्रिंसिपल एक ही बात कहे जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स की वजह से स्कूल बदनाम हो गया है। सोही काम को लेकर बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं थी, बहुत गुस्सैल थी वो। ये सब सुन यू गुस्से में प्रिंसिपल को थप्पड़ मारती है और चिल्लाते हुए बोली, एक लड़की मर गई है आपके स्कूल की, और आपके स्कूल को कोई पछतावा तक नहीं। वो स्कूल के टीचरों की बात सुनकर हैरान रह गई है कि जो उन्हें गुरु मानते हैं वही स्टूडेंट्स को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। अब इसके बाद वो कारखाने जाकर डोंगों से मिलती है। उसने डिटेक्टिव यू को उस दिन की सारी घटना बताई और फिर कहा, मैं सोही को घर छोड़ देना चाहता था, लेकिन वो जीवॉन का वहाँ इंतजार कर रही थी, इसीलिए सोही को अकेला छोड़ मैं चला गया। ये सब बताते बताते वो टूट जाता है और रोते हुए बोला, अगर उस दिन मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा होता तो शायद आज वो हमारे साथ होती। अब इधर डिटेक्टिव यू के सीनियर चीफ फिर से उससे पूछते हैं कि उसने ली का केस फिर से ओपन क्यों किया। यू बोली, क्योंकि आपने जांच सही तरीके से नहीं की, आपने पैसे लेकर मामला दबा दिया और उसकी पत्नी को मजबूरी में केस बंद करना पड़ा। चीफ बोला, वो एक सुसाइड केस था, मर्डर का नहीं। अब यू गुस्से में कहती है, स्टूडेंट्स मर रहे हैं और आप लोग सिर्फ रोजगार दर की रिपोर्ट देख रहे हैं, पर स्टूडेंट्स को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है और आपको इसकी कोई चिंता नहीं। खैर, इसके बाद यू पहुंची लेबर ऑफिस, जहां वो स्कूल के एक्सटर्नशिप डेटा चेक करती है। उसे पता चलता है कि कंपनियां एक्सटर्न से 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है, जो कि इलीगल है। वहां के इंचार्ज कहते हैं कि इस मामले में उसे सीधे लेबर मिनिस्ट्री में बात करनी होगी, वो इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। तभी स्कूल के इंस्पेक्टर डिटेक्टिव यू से मिलने आई। वो उसे डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग दिखाते हुए बोली, हम दूसरे जिलों के स्कूल से मुकाबला करते हैं, वोकेशनल स्कूलों के लिए हमारी बजट बहुत ही सीमित है, हमें रोजगार दर पर फंड मिलता है। अगर किसी स्कूल के एक्सटर्नशिप दर कम हो जाए तो उस स्कूल का बजट कट जाता है और स्कूल बंद भी हो सकता है। मंत्रालय से भी स्कूल को फंड सिर्फ रोजगार दर के हिसाब से मिलता है। इंस्पेक्टर कहती है, सोही के साथ जो हुआ उसके लिए मैं दुखी हूँ, लेकिन शायद वो उस कंपनी की नौकरी के लिए फिट नहीं थी। यू गुस्से में बोली, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नौकरी हर इंसान के लिए फिट नहीं हो सकती। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि स्टूडेंट्स को ऐसे शोषण से बचाना, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सोही की मौत के लिए आप लोग ही पूरी तरह से जिम्मेदार हो। अब सोही के शव उसके माँ बाबा को सौंपने डिटेक्टिव यू अस्पताल पहुंची। उसने सोही की माँ से पूछा, क्या आपको पता था कि सोही डांस करती थी? सोही की माँ चौंक कर बोली, मैं पहली बार सुन रही हूँ कि वो डांस करती थी। अगर मुझे उसकी पसंद का पता होता तो मैं उसे उसी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती। अब डिटेक्टिव जीवॉन से मिली। उस दिन मेरी छुट्टी थी, लेकिन काम का प्रेशर था। मैं सोही से मिलने जा ही रहा था, तभी दूसरी डिलीवरी का ऑर्डर आ गया। उसे पूरा करने में देर हो गई। जब मैंने उसे कॉल किया, उसका फोन बंद था। यू ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जो काम तुम कर रहे हो वो सही है? उसने कहा, फैक्ट्री में काम करना मुश्किल था, इसीलिए डिलीवरी का काम करने लगा। जल्द ही अब मैं मिलिट्री ज्वाइन करूंगा ताकि ये सब छोड़ सकूं। यू उसे भरोसा दिलाते हुए बोली, अगर कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना, जब चाहो कॉल कर सकते हो। ये सुनकर जीवॉन रोने लगा और यू को धन्यवाद देता है। ये देख यू भी समझ जाती है कि वो कितने प्रेशर डिप्रेशन में है। काश सोही के पास भी कोई ऐसा खड़ा रहता।
अब सोही के अंतिम संस्कार में स्कूल और ऑफिस के कुछ लोग आते हैं। सभी उसकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। यहाँ आखिर में यू को सोही का फोन मिलता है, जो पानी में गिरकर खराब हो चुकी थी और अब उसे रिकवर किया गया है। यू ने जब सोही का फोन चेक किया तो देखा कि उसने सुसाइड करने से पहले अपने मोबाइल में सारी चीजें डिलीट कर दी है, टेक्स्ट, कॉल लिस्ट, फोटो, वीडियो, सब कुछ। लेकिन एक चीज बची थी, उसका डांस प्रैक्टिस का वीडियो। उस वीडियो में वो बहुत खुश नजर आ रही है, जैसे डांस करते वक्त उसने अपनी सारी तकलीफें, दुख, निराशा भुला दी हो। यू उसे इस तरह खुश देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोही अपने आप को बचाना चाहती थी, लेकिन हार गई। इस समाज के सामने, स्कूल के सिस्टम के सामने और कंपनी के भ्रष्टाचार के सामने। इस समाज में लोग अपने सपनों का बलिदान देते हैं, फिर भी अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं कर पाते। यही इस कहानी का अंत भी होता है। ये कहानी हमें बहुत गहराई से समझाती है कि कैसे एक स्कूल सिर्फ अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए अपने छात्रों को जोखिम में डालता है। कैसे लेबर डिपार्टमेंट बिना किसी जांच के 16-17 साल के बच्चों को कंपनियों में काम करने भेज देते हैं। ये कहानी दिखाती है कि यह समस्या कितनी भ्रष्ट है और इसका शिकार होते हैं सोही जैसे हजारों स्टूडेंट्स, हजारों कर्मचारी और लाखों लोग। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, बाय बाय एंड टेक केयर।